हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोदी मेथड या फिर यूवी मेथड, जिसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड, मीन्स मोदी मेथड। तो देखेंगे इसका काम कैसे होता है। तो इसलिए एक प्रॉब्लम ले लिए हैं, अभी चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सप्लाई का कॉस्ट और डिमांड का कॉस्ट अगर सेम हुआ तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 7, 9, 18 है, तो क्या होगा 34, और यहाँ पर है 5, 8, 7 और 14, टोटल कितना होगा 34। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करना पड़ेगा। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था, उस पिछले वाले वीडियो में टोटल 3 इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस हुआ था। एक क्या था, एक लीस्ट कॉर्नर मेथड था, दूसरा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और एक था वैम मेथड। तो ये जो तीनों मेथड था, ये तीनों मेथड के बीच सबसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस किसका ऑप्टिमल आ रहा था, वैम मेथड का आ रहा था। लेकिन तो मोदी मेथड को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस किस मेथड के रिस्पेक्टिव सबसे ऑप्टिमल आएगा, उसको ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस वैम मेथड के द्वारा सबसे ऑप्टिमल आता है, इसीलिए इस प्रॉब्लम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वैम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वैम मेथड का प्रोसेस और करके नहीं दिखाऊंगा। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वहाँ पर ही वैम मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोग एक बार पिछले वाले वीडियो में जाके वैम मेथड के बारे में देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर हर एक लोकेशंस में जहाँ जहाँ पर एलोकेशंस होगा वहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। आप लोग एक बार अलग से करके देखना कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो टोटल कॉस्ट होगा यूजिंग वैम मेथड के द्वारा, हर एक जो सेल में एलोकेशंस हुआ है उसका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 779, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को मोदी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चेक करना पड़ेगा, एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, वो क्या है, वो है m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन। तो ये जो चेकिंग होता है, ये चेकिंग किस लिए होता है, ये चेकिंग इसलिए होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नॉन डीजेनरेट है कि नहीं है, आइदर नॉन डीजेनरेट है या फिर जेनरेट है। इसीलिए ये जो चेकिंग होता है, ये वाला चेकिंग होता है। तो इस चेकिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन। तो यहाँ पर m किसको डिनोट करता है, m का मतलब है सप्लाई, टोटल नंबर ऑफ सप्लाई, और n का मतलब है डिमांड, टोटल नंबर ऑफ डिमांड कितना है। तो ये जो सप्लाई है, टोटल नंबर ऑफ सप्लाई कितना है, 1, 2, 3, 3 प्लस टोटल नंबर ऑफ डिमांड कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, -1 = नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 - 1 = 6, 6 = 6। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलोकेशंस और m + n - 1 का जो रिजल्ट है वो इक्वल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम। नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम के रेस्पेक्टिव क्या आएगा, नंबर ऑफ एलोकेशंस = m + n - 1 होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डीजेनरेट प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम है। अगर नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम है तो और एक चीज़ चेक करना पड़ता है, यहाँ पर जो एलोकेशंस होगा, मतलब ये जो एलोकेशंस हुआ है, ये एलोकेशंस है इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर। तो इंडिपेंडेंट पोजीशंस क्या है, अभी इसको जानेंगे कि इंडिपेंडेंट पोजीशंस क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स देखो, इंडिपेंडेंट पोजीशंस का मतलब है
ये जो स्टार मैंने यूज़ किए हैं, स्टार का मतलब है इस लोकेशन पर एलोकेशंस हुआ है। जैसे कि इस प्रॉब्लम के रेस्पेक्टिव इस लोकेशंस पर एलोकेशंस हुआ है, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इस लोकेशंस पर हम स्टार्ट देंगे। तो इंडिपेंडेंट पोजीशंस का मतलब है कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मीन्स एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगर वो लूप घूम के उसी लोकेशंस पे आ जाए तब उसको बोलेंगे वो डिपेंडेंट पोजीशंस पे है। अगर नहीं आए तो उसको बोलेंगे ये अभी इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे है। तो इस प्रॉब्लम की रिस्पेक्टिव अगर हम लोग देखेंगे कि इस लोकेशन से अगर हम एक लूप क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ से अगर एक लूप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर गए, मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर दूसरे वाला डायरेक्शंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर और एक एलोकेशंस हुआ है। मतलब यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते, डायरेक्शंस कहाँ पर चेंज कर सकते, जहाँ पर और एक एलोकेशंस हुआ है वहीं से हम लोग डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव एक बार देख लेते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट पोजीशंस का मतलब है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम डायरेक्शंस कहाँ पर चेंज करेंगे, जहाँ पर और एक एलोकेशंस हुआ है यहाँ पर डायरेक्शंस चेंज किए, फिर डायरेक्शंस चेंज करेंगे जहाँ पर और एक एलोकेशंस हुआ है, मीन्स यहाँ पर फिर डायरेक्शंस चेंज करेंगे जहाँ पर और एक एलोकेशन हुआ है यहाँ पर, फिर कहाँ पर जाएंगे, सिर्फ डायरेक्शंस चेंज होगा जहाँ पर एलोकेशंस हुआ है। तो यही से अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहीं पर कोई भी एलोकेशंस नहीं है, तो हम इसमें जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर लौट के नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करते समय कोई एलोकेशंस नहीं मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट पोजीशंस। इस प्रॉब्लम की रेस्पेक्टिव भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस हो रहा है, ये आप लोग करके देखना। इसके बाद और एक चीज़, ये जो मैंने प्लॉट की है ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस है। जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का जो डायरेक्शंस है वो कहाँ पर जाके चेंज होगा, जहाँ पर एलोकेशंस हैं वहाँ पर जाके डायरेक्शंस चेंज होगा। तो यही से यहाँ पर जाएंगे, फिर डायरेक्शंस चेंज होने के बाद कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्शंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करेंगे तो जहाँ से स्टार्ट किए थे तहाँ पर तो नहीं पहुँच सकते, और नहीं पहुँचेंगे तो एक लूप भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशंस है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्शंस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एलोकेशंस नहीं हुआ है। अभी डिपेंडेंट पोजीशंस क्या है, ये तो हो चुका इंडिपेंडेंट पोजीशंस है। तो जब नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम होगा उसको चेक करने का दो तरीका है। एक देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m+n-1 है कि नहीं है, और एक चीज़ करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम अभी है वो क्या इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे है। हाँ, अभी जो प्रॉब्लम में एलोकेशंस हुआ है वो अभी इंडिपेंडेंट पोजीशंस में है। और एक चीज़ बोल देते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच डिफरेंस क्या है। डिपेंडेंट पोजीशंस का मतलब है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक एलोकेशन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अगर वही जगह में आकर हम लोग पहुँच जाए तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट पोजीशंस में है। सपोज हम मान लेते हैं कि यहीं से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो डायरेक्शंस चेंज होगा, दूसरे वाले जहाँ पर एलोकेशंस हुआ है यहाँ से जाके डायरेक्शन चेंज हो गए, देखो डायरेक्शन चेंज की है, फिर कहाँ पर जाएगा लौट कर, फिर जहाँ पर और एक एलोकेशन हुआ है वहाँ पर जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होने के बाद देखो फिर से एलोकेशन लोकेशंस पे लौट कर आए। ये एक लूप क्रिएट हुआ, जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं से लौट कर आए, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट पोजिशंस पे है। फिर इस कंडीशंस के रेस्पेक्ट, सपोज हम स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर एलोकेशन हुआ है, मीन्स इस बीच से जाकर डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट एलोकेशन हुआ है वहाँ पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा, तो यहीं पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा। फिर चेंज होने के बाद नेक्स्ट जहाँ पर एलोकेशन हुआ है वहाँ पर जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होने के बाद नेक्स्ट जहाँ पर एलोकेशन हुआ है वहाँ पर होगा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज होने के बाद नेक्स्ट जहाँ पर एलोकेशन हुआ है वहाँ पर जाएगा, मीन्स जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर लौट कर आ गए। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम है ये भी डिपेंडेंट पोजीशंस में है। अगर इस लोकेशंस में एलोकेशन हुआ है तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिपेंडेंट पोजीशंस होगा। इस प्रॉब्लम के रेस्पेक्टिव भी एक बार देख लेते हैं डिपेंडेंट पोजीशंस कैसे हो रहा है। सपोज हम
इस वाले लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे किसी भी साइड से हम जा सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, नेक्स्ट जहाँ पर एलोकेशन हुआ है यहाँ पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा, इसके बाद इसका भी नेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ पर चेंज होगा जहाँ पर और एक एलोकेशन है, मीन्स यहाँ पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा। इसके बाद ये चला जाएगा नेक्स्ट एलोकेशन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर जाकर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर कहाँ पर आ जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट किए थे वहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी डायरेक्शन जहाँ पर चेंज हो रहा है हर सेल में, लेकिन एलोकेशन हुआ है। लेकिन इस कंडीशंस पर यहाँ पर जाने के बाद जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब उस सेल में कोई एलोकेशंस नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट पोजीशंस और इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे डिपेंडेंट पोजीशंस। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम है। जब नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम है तब हम इसके ऊपर मोदी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब एक प्रॉब्लम नॉन डिजेनरेट होगा उसके बाद हम लोग मोदी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर ऑक्यूपाइड सेल के रेस्पेक्टिव। कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है ना। तो ऑक्यूपाइड सेल कौन सा सेल को हम ऑक्यूपाइड सेल बोलेंगे, जिस सेल में एलोकेशंस हुआ है उसी सेल को बोला जाता है ऑक्यूपाइड सेल। तो ऑक्यूपाइड सेल का कॉस्ट क्या क्या है, जिस लोकेशंस पे एलोकेशंस हुआ है उस लोकेशंस का कॉस्ट क्या है। यहाँ पर 19 था इसलिए 19 लिख दिए। फिर इस लोकेशंस में एलोकेशंस हुआ है यहाँ पर 10 है, मीन्स D4 में ये D1 D2 D3 D4 ये D4 है, यहाँ पर 10 है, 10 बैठ गया। 10 के ठीक नीचे 60 है, यहाँ पर 60 लिख दिए। फिर इधर 40 है, 40 लिख दिए। इधर 8 है, 8 लिख दिए। फिर यहाँ पर 20 है, 20 लिख दिए। तो ये है ऑक्यूपाइड सेल का कॉस्ट। तो ऑक्यूपाइड सेल को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, UI प्लस VJ इक्वल्स टू C ऑफ IJ। C ऑफ IJ मीन्स कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ये जो कॉस्ट है इसको बोला जाता है C ऑफ IJ। और UI और VJ क्या है, रो को हम लोग मान लेंगे UI का मतलब है रो, और VJ जो होगा वो है कॉलम, ठीक है ना। तो ये क्या है, A1 A2 A3 और A1 2 3 और 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, UI प्लस VJ को फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर तो UI का भी वैल्यू नहीं पता है और VJ का भी वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि रो में, हर एक रो में कितना वैल्यू प्रेजेंट है। इस रो में 2 वैल्यू प्रेजेंट है, इस रो में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है, इस रो में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है। अभी कॉलम वाइज चेकिंग होगा कितना वैल्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर एक वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक वैल्यू प्रेजेंट है, लेकिन इस कॉलम में टोटल 3 वैल्यू प्रेजेंट है। जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू प्रेजेंट होगा रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर मीन्स ए वाला हो गया V1, ए वाला हो गया V2, ए वाला हो गया V3, ए वाला हो जाएगा V4। तो हम लोग क्या करेंगे, V4 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग उसको 0 मान के चलेंगे, या फिर इक्वल भी अगर हो जाए, किसी प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव रो भी इक्वल वैल्यू है, कॉलम में भी इक्वल वैल्यू है, तो सिर्फ किसी एक को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए हो जाएगा U1, ए हो जाएगा U2, ए हो जाएगा U3। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को मिल चुका है V4 का वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो V4 का वैल्यू है 0। तो ये जो लोकेशंस है, इस लोकेशंस में रो U1 और कॉलम V4 इस लोकेशंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये है कॉस्ट मैट्रिक्स C ऑफ IJ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं UI प्लस V4 इक्वल्स टू C ऑफ IJ मीन्स 10। तो यहाँ से
हम लोग यू आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यू आई प्लस V4 का वैल्यू पता है क्या है, 0 है, इक्वल्स टू 10। तब U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10, ठीक है ना। यहाँ पर UI का मतलब है, सॉरी U1 जो किए है ये है UY, मीन्स I वाला जो रो है उसका नंबर क्या है 1, और VJ का मतलब है V4, J कौन सा कॉलम में है, 4th कॉलम में है, ठीक है ना। यहाँ से हम UI का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। एज इट इज इस सारा जितना भी सारा है U2 U3 V1 V2 V3 सारा का वैल्यू ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है U2, तो U2 और V4 इस वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, U2 प्लस V4 इक्वल्स टू C ऑफ ij का मतलब क्या है, 60। अभी हम लोग को V4 का वैल्यू पता है, एक वैल्यू पता है, तो ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं और एक को। तो यहाँ पर 0 है, तो U2 क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा 60, तो U2 हो चुका है 60। एज इट इज U3 को भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? U3 प्लस V4 किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 वैल्यू को, इक्वल्स टू 20 मीन्स कॉस्ट मैट्रिक्स का वैल्यू है। तो V4 का जो वैल्यू है अभी 0 है, तो U3 क्या हो जाएगा, U3 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए 20। तो सारा जितना भी सारा रो था, रो का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। इसके बाद कॉलम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 का वैल्यू क्या होगा, ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है V1 कॉलम और U1 रो। तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू 19, ठीक है ना। U1 का वैल्यू पता है, अभी V1 का वैल्यू नहीं पता है, अभी U1 का वैल्यू पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस V1 इक्वल टू 19। तो V1 क्या हो जाएगा, 19 माइनस 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो V1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9। एज इट इज V2 का भी फाइंड आउट करेंगे। V2 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो 8 है मतलब इस कॉस्ट मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वल्स टू ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स बोला है, तो ये जो 8 है ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक V2 कॉलम को और एक है U3 रो को। तो U3 प्लस V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। तो U3 का वैल्यू पता है 20 है और V2 को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 8 माइनस 20, तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 12। फिर V3 को फाइंड आउट करना। V3 का कॉस्ट क्या है, V3 कॉलम में कॉस्ट 40 है, तो U2 होगा, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 40। V3 को फाइंड आउट करना है, U3 का वैल्यू पता है 60, V3 इक्वल्स टू 40। तो V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 60, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। तो V3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लिए, U1 और U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में कॉस्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है फॉर अनऑक्युपाइड सेल की रिस्पेक्टिव। कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर अनऑक्युपाइड सेल। तो अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये जो प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम की रिस्पेक्टिव अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, जिस लोकेशंस पर एलोकेशंस हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑक्युपाइड सेल। और जाहिर सा बात है जिस लोकेशंस पर एलोकेशंस नहीं हुआ है वही है अनऑक्युपाइड सेल। तो ये वाला जो लोकेशंस है ये है अनऑक्युपाइड सेल। तो स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो अनऑक्युपाइड सेल है यहाँ का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, स्टेप 1 से हम लोग को पता चल गया है U1 U2 U3 V1 V2 V3 एंड V4 का वैल्यू क्या होगा, इसको एज इट इज लिख लिए। इसके बाद जिस सेल अनऑक्युपाइड सेल है उस सेल में कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, UI प्लस VJ, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये जो लोकेशन है
ये वाला जो लोकेशन है ये है अनऑक्युपाइड सेल, तो इसका जो कॉस्ट है क्या होगा, U1 प्लस V2, U1 प्लस V2 हो जाएगा इस अनऑक्युपाइड सेल का कॉस्ट। तो U1 का वैल्यू है 10 और V2 का वैल्यू है -12, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा -12, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना। एज इट इज़ बाकी जितना भी सारा अनऑक्युपाइड सेल है वहाँ का कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी अनऑक्युपाइड सेल है, तो ये जो सेल है किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, U1 को और V3 को। तो इस दोनों का कॉस्ट क्या है, U1 प्लस V3, U1 का है 10 और V3 का है -20, तो क्या हो जाएगा 10 -20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा -10। एज इट इज़ और भी जितना भी सारा अनऑक्युपाइड सेल है उसका कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस सेल में क्या होगा, 69 होगा। कैसे होगा, U2 प्लस V1 मीन्स 60 प्लस 9 69। इस सेल भी अनऑक्युपाइड सेल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस 12, ठीक है ना, तो 48 हो जाएगा। और इस सेल में क्या होगा 20 प्लस 9 29, और ये जो सेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 फिर माइनस ऑफ 20 मीन्स 20 माइनस 20 मीन्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में D ऑफ ij इक्वल्स टू C ऑफ ij माइनस EY प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल की रिस्पेक्टिव फाइंड करना है। D ऑफ ij कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या है एक बार देख लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम है, और स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में ऑलरेडी हम लोग UI प्लस VJ का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है ना। तो UI प्लस VJ का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन अनऑक्युपाइड सेल के रिस्पेक्टिव कॉस्ट मैट्रिक्स कितना है वो मेन जो प्रॉब्लम है वहाँ पर जाके देख लेंगे। ये मेरा अनऑक्युपाइड सेल है, मीन्स 30 है, तो D ऑफ ij इक्वल्स टू C ऑफ ij मीन्स 30 माइनस UI प्लस VJ का वैल्यू पता है -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। इसके बाद और जितना भी सारा अनऑक्युपाइड सेल था उसका फाइंड आउट कर ले D ऑफ ij का वैल्यू। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -18 होगा। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 48 था UI प्लस VJ, तो इस लोकेशंस में D ऑफ ij का वैल्यू क्या होगा, और अनऑक्युपाइड सेल में कॉस्ट का वैल्यू कितना था, कॉस्ट का वैल्यू था 30, ओके। तो 30 माइनस 48, तो कितना हो जाता है -18। फिर यहाँ पर जो 1 हुआ है, कैसे हुआ है, U ऑफ I प्लस VJ का वैल्यू 69 था, और कॉस्ट मैट्रिक्स का वैल्यू कितना था 70, तो 70 माइनस 69 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 1 हो चुका है। यहाँ पर 11 हुआ है, कैसे हुआ है, कॉस्ट मैट्रिक्स का वैल्यू है 40 और UI प्लस VJ का वैल्यू है 29, तो 40 माइनस 29 क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर हुआ है 70 कैसे हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स का वैल्यू क्या था, अनऑक्युपाइड सेल के रेस्पेक्टिव 70 था, और यहाँ पर है 0, तो 70 माइनस 0 इसलिए 70 हो चुका। और एज इट इज़ यहाँ पर 60, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अनऑक्युपाइड सेल है वो 50 है, 50 माइनस होगा, और यहाँ पर UI प्लस VJ का वैल्यू -10 है, तो प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 10 मीन्स 60। तो स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में अनऑक्युपाइड सेल के रिस्पेक्टिव D ऑफ ij का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए है। इसके बाद स्टेप 4 देखेंगे। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 करने से पहले एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक कंडीशंस है D ऑफ ij ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑप्टिमल है, और अगर D ऑफ ij लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या बोलेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो नॉन ऑप्टिमल है। यहाँ पर D ऑफ ij का वैल्यू 0 से बड़ा
हर एक वैल्यू के लिए है, लेकिन सिर्फ -18 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, तो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस नॉट ऑप्टिमल है। इसका मतलब ये है इसको फिर से हम लोग ऑप्टिमल कर सकते हैं। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब क्या है, हर एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है। वैम मेथड के द्वारा जो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट होगा किसी भी प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव, वही प्रॉब्लम आंसर हो जाएगा। मीन्स उसको और ऑप्टिमल हम लोग नहीं कर सकते, वही ऑप्टिमल है। जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का रिजल्ट होगा वही ऑप्टिमल है, उसको और ऑप्टिमल नहीं कर सकते। इसके बाद फोर्थ वाला स्टेप देखेंगे। मेन प्रॉब्लम जो है उसको लिखेंगे स्टेप 4 में। क्या क्या है यहाँ पर 19, 30, 50, 10, सप्लाई है 7, 70, 30, 40, 60, 9, 48, 70, 20, 18, 5, 8, 7, 14। S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4। मेन जो प्रॉब्लम था उसको और एक बार लिख लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब स्टेप 3 में मोस्ट नेगेटिव सेल चूज करना पड़ेगा। मोस्ट नेगेटिव सेल कौन सा है, -18 जो है वो है मोस्ट नेगेटिव सेल। तो इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइड सेल। ये जो सेल है इसको बोला जाता है आइडेंटिफाइड सेल, जहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा। तो मेन प्रॉब्लम लिखने के बाद ये जो मोस्ट नेगेटिव सेल है, ये कौन सा वाला सेल है, ए वाला सेल है। तो एग्जैक्टली मेन प्रॉब्लम में ए वाला सेल कौन सा वाला होगा, ए वाला सेल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लूप फाइंड आउट करेंगे, एक लूप बनाएंगे जो स्टार्ट होगा इस सेल से। क्यों इस सेल से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ए वाला सेल था मोस्ट नेगेटिव सेल, इसीलिए इस सेल से स्टार्ट होगा लूप बनाना। तो यहाँ से लूप बनाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले और एक चीज़ देख लेना पड़ेगा कि मेन प्रॉब्लम में एलोकेशन किस किस सेल में हुआ था। इस सेल में एलोकेशन हुआ था जो कि 5 था, इस सेल में था 7, इस सेल में 2 था, इस सेल में 8 था, इस सेल में 10 था। और लूप स्टार्ट होगा इस सेल से, ठीक है। तो इस सेल से लूप बनाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज कौन सा होगा, डायरेक्शन चेंज जहाँ पर एलोकेशंस है वहाँ पर जाके डायरेक्शन चेंज होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर और एक एलोकेशंस होगा 260 नंबर सेल में, ठीक है ना। तो यही से स्टार्ट होगा लूप बनाना, तो यही से स्टार्ट करेंगे। और डायरेक्शन चेंज कहाँ पर होगा, एलोकेशन जिस सेल में हुआ है वहाँ पर जाके डायरेक्शन चेंज होगा। तो इधर से मैंने इधर चले गए हैं। इसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ पर जाके और एक एलोकेशंस मिलेगा, फिर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी एलोकेशंस हुआ है। इसके बाद कौन से वाले सेल में जाएंगे, जहाँ पर एलोकेशंस हुआ है वहाँ पर जाके डायरेक्शन चेंज होगा। इसके बाद कहाँ पर जाके डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्ट चले जाएंगे जहाँ पर एलोकेशंस हुआ है, मीन्स इस सेल पे। इसके बाद डायरेक्शन चेंज होगा, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर जाके ये ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने समझाया था यहीं पर डिपेंडेंट पोजीशंस और इंडिपेंडेंट पोजीशंस के बीच जो डिफरेंस है उसको मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये बन चुका है एक क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। तो यही से हम डायरेक्शंस अगर चेंज करते, सपोज इस जो एलोकेशंस है इस सेल से अगर डायरेक्शन चेंज करते तो यहाँ पर जाकर डायरेक्शंस नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट जहाँ पर एलोकेशन है वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ से हम डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर लौट कर आए हैं। तो ये एक क्लोज लूप बन गया। सो यहाँ पर और एक क्वेश्चंस भी हो सकता है, जहाँ पर मैंने डॉट दिए हैं इस लोकेशंस पर एलोकेशंस हुआ था और इस लोकेशन से तो स्टार्ट होगा। तो अगर हम ऐसे करते इस लोकेशंस पे आकर फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना, मतलब
डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होगा, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर इधर जाने के बाद भी डायरेक्शन अगर चेंज होगा क्योंकि एलोकेशंस वाला ही सेल है, फिर इधर घूम के आ जाएंगे, पूरा इधर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होगा, फिर इधर लौट के आएंगे। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इस केस में ये जो क्लोज लूप बना है ये गलत है। क्यों गलत है? देखो फ्रेंड्स, ये जो एक सेल है, ये एक सेल में दो कॉर्नर क्रिएट हुआ है, ए एक कॉर्नर और ए एक कॉर्नर, लेकिन हम लोगों को ऐसे करके क्लोज पाथ बनाना है जो कि हर जहाँ पर जाके डायरेक्शन चेंज होगा उसमें एलोकेशंस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड क्या होना चाहिए, एक सेल में एक ही कॉर्नर क्रिएट होगा। ऐसे करके हम एक क्लोज्ड लूप को बनाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ पर गया, फिर डायरेक्शन चेंज होने के बाद इस वाले एलोकेशंस पर चला गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को साइन देना है। साइन का मतलब क्या है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव साइन, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किए इसलिए पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट कॉर्नर होगा नेगेटिव साइन, मीन्स ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव हुआ तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट कॉर्नर हो जाएगा पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर हो जाएगा नेगेटिव, इसके क्रॉसपोंडिंग भी ये वाला नेगेटिव है, मतलब ये पूरा एकदम सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉर्नर का मीन एलोकेशंस का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव कॉर्नर कौन सा है, दो नेगेटिव कॉर्नर है इस साइड और इस साइड, तो यहाँ पर एलोकेशंस का वैल्यू क्या है, एक है 2 और एक है 8, ठीक है ना, एक है 2 और एक है 8। तो इस दोनों में से सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 मिनिमम है, तो 2 को लेकर काम करेंगे स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे जितना भी सारा कॉस्ट है उस कॉस्ट को लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ द एलोकेशंस का वैल्यू 30, 50, 10, यहाँ पर एलोकेशन है 2, 70, यहाँ पर 30। तो इस बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीन एलोकेशंस का जो वैल्यू था वो था 2, और ये जो सेल है ये पॉजिटिव सेल है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, 2, यहाँ पर 2 ऐड होगा, मीन्स इसका भी एलोकेशंस हो जाएगा 2। यहाँ पर 40 है और इसका एलोकेशन 7 है, और ये 60 है, और इसका जो कॉर्नर का जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर 2 है, एलोकेशन 2 है, तो 2 के साथ ये जो 2 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एलोकेशंस क्या हो जाएगा, 0, मीन्स कोई भी एलोकेशंस नहीं है अभी इसमें, इस सेल में कोई भी एलोकेशंस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर है 40 लिख देंगे, यहाँ पर है 8, कॉस्ट है 8, लेकिन यहाँ पर एलोकेशंस भी 8 हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो साइन था ये नेगेटिव वाला साइन था, तो 8 - 2 होगा, तो 8 - 2 होने के बाद कितना होता है, 6, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 20 है, और ये जो साइन हुआ था पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पर एलोकेशन कितना था, 10 था, 10 + 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर एलोकेशन अभी चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, अभी जो नया एलोकेशंस फाइंड आउट हुआ है उसको लेकर और कॉस्ट को लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 × 5 प्लस 30 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 10 × 2 प्लस 8 × 6 प्लस 20 × 12। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 743 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को फिर से जैसे फर्स्ट में
फर्स्ट में क्या किए थे, नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस फाइंड आउट किए थे, नंबर ऑफ एलोकेशन। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि m जो है वो है सप्लाई, तो यहाँ पर 3 सप्लाई है, प्लस n जो है वो है डिमांड, तो टोटल नंबर ऑफ डिमांड कितना है 1 2 3 4 4 माइनस 1 इक्वल्स 2। अभी जो नया एलोकेशन हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलोकेशन है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 हो रहा है, मीन्स ए नॉन डीजेनरेट है, ये नॉन डीजेनरेट है। स्टेप 6 में क्या होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर अनऑक्युपाइड सेल करना पड़ेगा, CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। तो अभी जो नया वाला एलोकेशंस हुआ है उसको देखकर स्टेप 6 प्लॉट होगा। तो ऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये वाला ऑक्युपाइड सेल है, ठीक है, मीन्स 90 30 40 10 8 20, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को U1 U2 U3 V1 V2 V3 और V4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे करके निकालेंगे, CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। तो CIJ का मतलब क्या है, जो ऑक्युपाइड सेल है उसका कॉस्ट है CIJ, UI प्लस VJ का वैल्यू कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि रो में 2 वैल्यू प्रेजेंट है, इस रो में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है, इस रो में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है, कॉलम वाइज इसमें 1 वैल्यू प्रेजेंट है, इसमें 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो रो में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है, कॉलम में भी 2 वैल्यू प्रेजेंट है, तो किसी एक को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं U1 जो है उसको हम 0 पकड़ लेते हैं। अगर ये 0 हो जाएगा तो V4 क्या होगा, U1 प्लस V4 इक्वल्स टू 10, क्योंकि ये जो सेल का कॉस्ट है इस 10 है, CIJ मीन्स 10, तो U1 प्लस V4 इक्वल्स टू अगर 10 हो जाएगा तो V4 क्या हो जाएगा, U1 का वैल्यू है 0 प्लस V4 इक्वल टू 10, तो V4 हो जाएगा 10, मीन्स V4 का वैल्यू 10 हो जाएगा। एज इट इज सबको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर है U2, ठीक है, U2 हो जाएगा 32, U3 हो जाएगा 10, V3 हो जाएगा 8, V2 हो जाएगा -2 और V1 हो जाएगा 19, ठीक है ना। तो U1 को फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को V1 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर CIJ क्या है 19 है और U1 का वैल्यू पता है, तो VJ का वैल्यू मीन्स 1, V1 क्या हो जाएगा, V1 19 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, V1 और U1 का वैल्यू हम लोगों को पता है। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे U3 का, क्योंकि V4 पता है, V4 अभी 10 हो चुका है, तो 10 है और इसका जो कॉस्ट का जो वैल्यू है वो है 20, तो U3 क्या हो जाएगा, U3 को आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 20 माइनस 10 हो जाएगा, मीन्स 10। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, U3 को भी मिल चुका है, मीन्स ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं V2, क्योंकि अभी U3 मिल चुका है, तो U3 जब मिल चुका है तो यहाँ पर है U3 प्लस V2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CIJ मीन्स 8, तो 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। एज इट इज ऐसे करके हर एक वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 7 में क्या हो जाएगा, UI प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल, ठीक है ना। अनऑक्युपाइड सेल के लिए UI प्लस VJ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अनऑक्युपाइड सेल, ये जो सेल है ये सब अनऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ पर U1 का वैल्यू क्या है, 0 है, और इस सेल को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा वाला, V2 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। एज इट इज ए भी अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ पर U1 का वैल्यू है 0 और V3 का वैल्यू है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ए भी अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ पर U2 का वैल्यू है 32 और V1 का वैल्यू है 19, तो क्या हो जाएगा
दोनों को अगर टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 51। इसके बाद ए भी अनऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ पर U2 का जो वैल्यू है वो है 32 और V4 का जो वैल्यू है वो है 10, तो क्या हो जाएगा 42। इसके बाद क्या होगा, ए भी अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ पर V1 का जो वैल्यू है 19 है और U3 का जो वैल्यू है वो है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ए भी अनऑक्युपाइड सेल है, यहाँ पर V3 का वैल्यू है 8 और U3 का जो वैल्यू है वो है 10, क्योंकि इस दो वैल्यू इस सेल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं फिर भी हर एक का जो वैल्यू है, V1 इक्वल टू 19, V2 इक्वल टू -2, V3 इक्वल टू 8 और V4 इक्वल टू 10। इसके बाद स्टेप 8 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 8 में D ऑफ ij इक्वल्स टू C ऑफ ij माइनस ui प्लस vj, इसको फाइंड आउट करना है। तो अभी फॉर अनऑक्युपाइड सेल की रिस्पेक्टिव, ठीक है ना, तो C ऑफ ij मीन्स कॉस्ट। तो लास्ट जो स्टेप था, स्टेप नंबर 5 में अनऑक्युपाइड सेल के रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या था, 30 था, तो 30 माइनस अभी अनऑक्युपाइड सेल का जो ui प्लस vj का वैल्यू क्या है -2, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 मीन्स 32 हो जाएगा। इसके बाद 50 है अनऑक्युपाइड सेल का कॉस्ट, 50 माइनस ui प्लस vj का वैल्यू क्या है 8 है, तो 50 माइनस 8 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। इसके बाद अनऑक्युपाइड सेल का वैल्यू है 70, तो 70 माइनस ui प्लस vj का वैल्यू है 51, तो क्या हो जाएगा 19। इसके बाद 60 है, तो 60 माइनस 42 क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर क्या है 40 है अनऑक्युपाइड सेल का कॉस्ट, तो 40 माइनस 29 क्या हो जाएगा 11। इसके बाद यहाँ पर है 70, तो 70 माइनस ui प्लस vj का वैल्यू क्या है 18, तो क्या हो जाएगा 52। इसके बाद एक कंडीशन था, वो कंडीशंस क्या था, dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक था और d ऑफ ij लेस देन इक्वल टू 0, दो कंडीशंस था। दो कंडीशंस को ये चेक करना होगा, क्या होगा, यहाँ पर पहले जो किए थे, यहाँ पर बोले थे कि इस वाला कंडीशन से अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस अभी ऑप्टिमल हो चुका है। तो अभी d ऑफ ij का वैल्यू क्या है, सब 0 से बड़ा है या फिर पॉजिटिव है, तो इस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट हुआ है वो है ऑप्टिमल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट स्टेप नंबर 5 में टोटल कॉस्ट जो फाइंड आउट हुआ था यूजिंग मोदी मेथड के द्वारा, वो क्या था 743। तो इससे ये जो सॉल्यूशंस मैंने पाए हैं इसको और ऑप्टिमल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितना भी सारा मैंने स्टेप बनाए वहाँ पर आके d ऑफ ij का वैल्यू देख रहे हैं कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हुआ है वो उसको और ऑप्टिमल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं हेंस मिनिमम कॉस्ट (743) d of ij greater than equal to 0, this condition is true। इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट फाइंड ऑप्टिमल कॉस्ट फ्रॉम दिस वैल्यू, मीन्स 743 आंसर हो जाएगा और इसको और ऑप्टिमल नहीं कर सकते। तो जो कॉस्ट अभी हुआ है वो हुआ है 743, ठीक है। और इसके बाद और एक चीज़ करना पड़ेगा, वो क्या है, तो स्टेप 5 में जो न्यू लोकेशंस मुझे मिला था हर एक सेल के रिस्पेक्टिव उसको सिर्फ लिख देंगे। वो क्या होगा, ये S1 D1 के रिस्पेक्टिव जो एलोकेशंस हुआ है वो है 5, S1 D4 के लिए 10, S1 D4 के लिए 2, H2 D2 के लिए 2,
H2D3 के लिए 7, फिर है H3D2 के लिए 6 और H3D4 के लिए 12, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट होगा 743, इसको और ऑप्टिमल नहीं कर सकते, यहाँ पर ही रुक जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यूजिंग मोदी मेथड के द्वारा कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, और इस वीडियो चैनल पे न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।